वो 3 टर्म्स में आते हैं। एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में यूजुअली उसको बोला जाता है करीब 3 से 5 साल का पीरियड। ठीक है। एक आता है मीडियम टर्म जो 9 से 12 महीने का होता है, मतलब विद इन ईयर। और एक आते हैं शॉर्ट टर्म जो 1 दिन के हो सकते हैं, 2 दिन के हो सकते हैं, या 1 वीक में भी हो सकते हैं, मतलब वो शॉर्ट टर्म होते हैं। वो ऐसे होते हैं क्योंकि अब अपन ने देखा था कि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के शेयर्स में हम काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए क्या होता है, अगर आपने कोई चीज आज खरीदी और लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठ गए, मतलब आपने कहा कि मैं इसको 5 साल 10 साल नहीं बेचूंगा, तो क्या होता है कि आपका वो ट्रैकिंग हट जाता है ना भाई। आपने वो तो एफडी टाइप हो गया कि आपने एक एफडी कराई और एफडी करा के छोड़ दिया कि भाई इसको अपन 5 साल बाद ही देखेंगे। अब उसमें दोनों चीजें होती है, 5 साल बाद वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, और बाय चांस कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई या किसी भी तरह से कोई इशू होता है तो वो कम भी हो सकता है। तो इस मार्केट में चूंकि हमारा पैसा लगा होता है तो हमको रेगुलर ट्रैकिंग भी जरूरी होती है। अब हम चूंकि ट्रैकिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म बीच बीच में हम उसमें प्रॉफिट भी बुक करते हैं। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो मोमेंटम होते हैं, है ना। उसमें जैसे क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, रेलवे के स्टॉक है। तो यूजुअली रेलवे के स्टॉक तभी बढ़ते हैं जब रेलवे का बजट आने वाला होता है, उसके एक सवा महीने 1.5 महीने पहले उसमें मूवमेंट चालू हो जाता है। और वो अगले फिर अगर उस समय अपन ने उस मूवमेंट का यूज करके लिया और बेच दिया तो लगभग आप मान के चलो कि वो महीने 1.5 महीने में आपको 25 से 30-35% तक का भी प्रॉफिट दे जाती है ना। और अगर हमने उसको नहीं बेच पाए तो वो अगले 7-8-9 महीने तक वो उसमें फिर बीच में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा एक तरीके से। हाँ वो फिर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी बजट के जो इम्पैक्ट आना था या जो भी प्राइसिंग बढ़नी थी वो सारा का सारा उसमें डिस्काउंट हो जाता है उसी मूवमेंट में, है ना। तो ये मोमेंटम है, इसमें हमने लिया और अगर 1 महीने में हमको 25-30% का बेनिफिट हो गया तो बेस्ट है। तो ऐसे ऐसे करके मोमेंटम भी पकड़ना पड़ता है। तो इसमें हमको तीनों कैटेगरी पे काम करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म रखते हैं, जैसे मेरे पास कुछ शेयर्स है वो मैंने 92 से ले रखे हैं। अच्छा। वो मैंने अभी तक बेची नहीं है, वो मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैं रखता हूँ, मतलब होता डीमेट में ही सारा, पर एक वो पोर्टफोलियो मैंने एक माइंड सेट है मेरा कि भाई इसको बहुत ही इमरजेंसी कभी होगी कि भाई अब मुझे जरूरत पड़ी गई है पैसे की तब मैं देखूंगा, बाकी बहरहाल अभी तक मैंने उसको बेची नहीं है। अच्छा। तो ऐसे, और बाकी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें मैं मतलब डेली ट्रेड भी करता हूँ, क्योंकि भाई आपको डे टू डे के लिए अर्निंग करनी है तो उसमें आपको ट्रेड भी करना है ना। क्योंकि डीमेट में आप एन नंबर्स ऑफ स्टॉक रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसमें। अच्छा। तो मैं अपने पर्सनल अगर पोर्टफोलियो की बात करूं तो उसमें अभी मेरे पास कम से कम 160-70 स्टॉक हो गए। कुछ मोमेंटम है, कुछ मिड कैप है जो मैंने लिए थे कि भाई इसको 2 महीने 4 महीने के टारगेट पे बेच देंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, अभी हमने कुछ समय पहले अपने गर्मियों को देखते हुए 2 स्टॉक में काम किया था। एक तो जो इलेक्ट्रिक एसी वगैरह जो बनाती है टॉप लीडिंग कंपनी जैसे वोल्टास से और ब्लू स्टार, इन दोनों में लिया। अब इसका हमारा जो होराइजन पीरियड है वो 4 महीने का है कि भाई 3-4 महीने गर्मी रहती है, और इनके जो ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट आता है, मतलब अप्रैल मई जून वाला, इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है लगभग 20 जुलाई के आसपास। तो ये क्वार्टर इनका बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये अगले 9 महीने में जितना कमाते हैं उतना ये 3 महीने में कमाते हैं। सही बात है ना। तो ये हम 4 महीने के लिए स्टॉक लेते हैं, ये हम जुलाई में एक बार बेच देंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही एक वरुण बेवरेज करके जो पेप्सी बनाता है इंडिया में, अब वो चूंकि भाई पेप्सी का भी मार्केट है तो वो यही 3 महीने चलता है, बाकी उसके बाद साल भर जो सेल होती है वो बहुत नॉमिनल सेल होती है, छोटी मोटी सेल्स होती है, लेकिन मेजर जो सेल्स है वो ये 3 महीने में है। तो ये क्या है, मोमेंटम स्टॉक है जो हमने एक 4 महीने 5 महीने का एक होराइजन लेके काम करते हैं कि इसको हम इसमें सोल्ड कर देंगे, है ना। तो ये आपका 1 महीने के भी हो गए, 4-5 महीने के भी हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो ईयर के हिसाब से चलते हैं कि भाई एक पूरा साइकिल हो गया, एक फाइनेंशियल मूवमेंट हो गया
तो वो अपना जो भी है प्लस माइनस वो आपको वहां पे रिजल्ट आ जाएगा। तो उनका जो होता है यूजुअली 9 से 12 महीने का एक साइकिल होता है। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स पे हम अलग अलग उसमें काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप लाइफ टाइम अपने पास भी रखते हो तो कोई नुकसान नहीं है। जिसमें अपन ने एक बार चर्चा की थी, पिडलाइट इंडस्ट्री है, मोनोपोली बिजनेस है, एक मोनोपोली बिजनेस है, LNT है, रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, जिसमें हम टाटा मोटर्स से लेके हम किसी भी टाटा पावर है। ये वो सेक्टर है जिनमें इतना मूवमेंट्स है, मतलब इसको हम रख भी सकते हैं लाइफ टाइम, तो हमको नुकसान नहीं देगा। ऐसे करके अपन कैटेगरी टू कैटेगरी स्विच कर। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो रोल्स होता है जो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि देख आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में अंतर हो सकता है, आपके और मेरे नेचर में अंतर हो सकता है ना, आपके और मेरे लेवल में अंतर हो सकता है। क्योंकि हो सकता है भाई आपको लॉन्ग टर्म पसंद हो, आपको ऐसा है कि भाई मैं कोई चीज लूंगा, मैं 5 साल 10 साल नहीं बेचूंगा, ठीक है। मुझे हो सकता है कि मैं सोचूं कि महीने में प्रॉफिट बुक करूं, क्योंकि भाई मुझे एवरेज जो रिटर्न आ रहा है अगर साल का 25% 30%, तो कोई बुरा नहीं है ना। आप में पेस्ट हो सकता है भाई कि आप किसी से होल्ड कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत बढ़ गया, 10 रुपए की चीज आज अगर मान लीजिए 10 रुपए की चीज 400-500 रुपए हो गई, तो हो सकता है मेरा पैसा डगमगा जाए, मैं सोचूं बेच दूं एक बार। वैसे ही रिस्क का होता है भाई, क्योंकि क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन रिस्क है, पर्सन टू पर्सन बिहेवियर चेंज हो सकता है, और ये डिपेंड करता है उनके अपने नेचर पे, उनकी अपनी वर्किंग पे, है ना। अब जैसे अपन बात करें तो मैं मतलब ये समझिए 92 से काम कर रहा हूँ, और मैं शुरू से एग्रेसिव रहा हूँ। मुझे कभी भी मतलब इस मार्केट में कन्विंशन इतना है कि मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा कोई मार्केट और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ही नहीं। देखो तो मेरे फादर इसको पसंद नहीं करते थे, मतलब मेरे फादर जो थे वो बैंक में सीनियर मैनेजर थे, लेकिन उनको कभी भी शेयर मार्केट पसंद नहीं आया। वो हमेशा बोलते थे क्या आया तुम लोग, तो लेकिन मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं। और आज भी मैं बहुत एग्रेसिवली काम करता हूँ, मुझे लेना है तो फिर मैं ये नहीं सोचता कि क्या है तुरंत लेता हूँ, बेचना है तो तुरंत बेचता हूँ। मतलब डिसीजन के साथ साथ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? हेलो। हाँ। नहीं उठता है। हाँ, अरे सर ऐसे कोई नेटवर्क का इशू हो गया। हाँ हाँ हाँ, नीलेश जी एक चीज बताइए, ये कुछ लोग म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट। हाँ सर, वो भी अपन उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं सर, देखिए इस मार्केट में हम अगर बात करें तो आज भी मतलब इस BSE जैसे मार्केट को इतना टाइम हो गया है, और NSE को भी काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज भी इंडिया में केवल 7% का पेनिट्रेशन है। मतलब 7% लोग जो है वो इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट काम करते हैं सर। अब क्या होता है, इसमें दो चीजें मेन होती है सर। पहली तो नॉलेज, विदाउट नॉलेज इसके अंदर आप नहीं आ सकते, बिकॉज उसका रीजन ये होता है कि हर गलती की सजा आपका पैसे का लॉस होना है। मतलब हमने अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, या हमको लगा कि भाई एक मजाक मजाक में कोई भी शेयर खरीद लिया, या भाई हमको कोई नाम बहुत पसंद आया हमने उसी का शेयर खरीद लिया, है ना, तो उसके हर हर गलती की जो पनिशमेंट है
वो पैसे का नुकसान है। तो नॉलेज का अभाव होता है तो वो प्रॉब्लम आती है। दूसरा सर, इसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। मतलब अगर अपने को एक सुटेबल अर्न करना है तो एक अच्छा खासा अमाउंट भी चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है सर, देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपके मेरे ऐसे करके एन नंबर्स जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है ना। हम लोग जैसे मान लीजिए वैसे बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो 500,000 रुपए है और मैं शेयर मार्केट में आता हूँ, मतलब मैं बेनिफिट शेयर मार्केट के लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है। तो मैं सोचूं यार कि मैं 1,000 रुपए तो मैं हर महीने दे सकता हूँ, लेकिन मैं मार्केट में लूंगा क्या, क्योंकि मैं अगर रिलायंस लेना भी चाहता हूँ तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उसकी कीमत आज 2900 कुछ रुपए, 2960 रुपए लगभग, तो 1,000 रुपए में तो आएगा नहीं, सही है बात ना। तो ऐसे करके कई ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनता है जो थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा पैसे को एक फंड मैनेजर होता है जो कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड होता है, वो बंदा उस फंड को मैनेज करता है। किसी से 500, किसी से 1,000, किसी से 10,000, 2,000, ऐसे करके वो जो भी फंड इकट्ठा होता है उसको वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। अब वो चूंकि सारा पैसा वो मार्केट में लगाते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके कंपनी उनको एक सैलरी पे करती है। तो इसके लिए कंपनी हर फंड से 2% तक का वो चार्ज काट सकती है, 2 से 2.25%। अच्छा। है ना। तो अगर उसमें ये होता है कि भाई जो फंड मैनेजर होता है उसकी एक्सपर्टीज होती है, कंपनी का प्लेटफॉर्म होता है, तो सेबी का गाइडेंस होता है, मतलब उसमें उनके रूल्स सब फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें अच्छी होती है। बट आपका जो डायरेक्ट अगर आप करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो उसमें आपके रिटर्न्स में अंतर आ जाता है, करीब करीब 3-3.5% का। अच्छा। ठीक है, तो लेकिन वैसे अच्छा है। देखिए अगर उसमें दो चीजें होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी सेविंग नहीं कर पाता, बहुत से लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, कमाते बहुत अच्छा है वो लोग, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, बट अगर उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि यार 25-26 आते आते तो पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, पर्स भी खाली हो जाता है, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो अब उस केस में क्या है, अगर आपने SIP मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट को आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया थ्रू म्यूचुअल फंड, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे अगर आपकी जैसे सैलरी की डेट है मान लीजिए 25 तारीख या 30 तारीख, तो 30 तारीख को आपने फंड को सेलेक्ट कर लिया कि भाई 30 या 1 तारीख को मेरा पैसा कट जाए, तो 1 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी ने 20,000 का हर महीने का SIP लिया और 1.5 लाख उसका पैकेज है महीने का, तो वो 20,000 रुपए कट जाएगा। तो वो शुरू में 2-4 महीने तकलीफ होती है कि यार पैसा कम हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो माइंडसेट हो जाता है कि भाई मेरी सैलरी 31 है, अब मुझे जो भी खर्चा करना है मैं इसी में करना है, क्योंकि 20,000 तो आपका एक दिन में कट गया, वो आपका इन्वेस्टमेंट में चला गया, है ना। तो सर उस कंडीशन में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रख पाते, जो अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो रेगुलर सेविंग नहीं कर पाते। उस केस में म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि वो हर महीने आपका ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाएगा, आपके फंड में चला जाएगा, और फिर आप पे जो बचा है उसको आप उड़ाते रहिए, मतलब खर्च करते रहिए, है ना। पहली सर चीज रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेटर है या ये, इसमें तो आप इन्वॉल्व है डायरेक्ट? हाँ सर, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें एक्सपर्टीज होती है। भाई उसमें एक फंड मैनेजर है जो कई सालों से यही काम कर रहा है और वो काम करता है। दूसरा उसमें एक चीज और होती है, अगर आप 1,000 रुपए भी दे रहे हैं तो कम से कम 40 से 50 स्टॉक में वो 1,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है। मतलब सपोज दैट जैसे आपने 1,000 रुपए की SIP चालू करी, तो 1,000 में से 10 रुपए रिलायंस में चले गए, 20 रुपए LNT में चले गए, इसमें चले गए, इसमें चले गए, ऐसे करके 40 से 50 स्टॉक्स में वो 1,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वहां पे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और फंड डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब उसमें हो सकता है कि कोई एक सेक्टर काम नहीं कर रहा हो तो उसकी 2-3 कंपनियां लॉस कर जाए, या 40 में से 5 स्टॉक काम नहीं कर रहे पर 35 तो कर रहे हैं, सही बात है ना। तो वहां पे आपका रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफाइड कम हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हाई हो जाता है, और जिसका इम्पैक्ट हमको रिटर्न में पड़ता है, फिर रिटर्न भी हमारा वैसे ही होता है। अगर हम स्टॉक में
20% से लेके मतलब हम 1000% तक कमा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का एक रिटर्न फिक्स्ड होता है, क्योंकि वहां पे सेबी का ये गाइडेंस होता है कि भाई कोई भी फंड हो उसमें आप ब्लू चिप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फला फला सेक्टर्स कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें इतने परसेंटेज लार्ज कैप रख सकते हैं, इतना मिड कैप रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी जो गाइडेंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम होता है। तो उसमें अच्छा ये है कि रिस्क कम है, लेकिन कई बार ये होता है कि उसका रिटर्न भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे अपनी एक बार चर्चा हुई थी कि भाई लार्ज लार्ज कैप के जो भी फंड है, रिलायंस है, MRF है, भाई इनको डबल होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोई छोटा फंड है 10 रुपए का, तो वो एक ही दिन में डबल भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी 3 गुना हो सकता है। तो ये है सर। तो एक्चुअली बेस्ट एडवाइस क्या होती है सर, जब हम आपका पोर्टफोलियो, एक्चुअली हमारा मेरा बेसिक काम सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही है ना। इंडिविजुअल अकाउंट तो बहुत कम लेता हूँ, मेरा ज्यादातर मेरे जो क्लाइंट है सब में मैं करीब सर 20 करोड़ के आसपास फंड मैनेज कर रहा हूँ, और ज्यादातर मेरे क्लाइंट जो है वो बड़े क्लाइंट से है, मतलब कि वो एक पैसा दे दिया उन्होंने कि भाई ये 50 लाख रुपए आप इसको मैनेज करो, कहाँ करना है, किस में लगाना, वो आप देखते रहो। उनको मैं साल में एक बढ़िया अच्छा सा रिटर्न निकाल देता हूँ। तो इस टाइप से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करते हैं सर। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं सर, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जब हम बनाते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। डाइवर्सिफाइड कैसे होता है सर, कुछ पार्ट उसमें शेयर्स में होता है, कुछ हम कहते हैं आप म्यूचुअल फंड लो, जैसे लंबा गोल्स है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलिए, जैसे क्या होता है कि हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो 3 ऐसे मेजर पार्ट है जो उसको करना ही है। पहले तो सर देखिए, बच्चों की एजुकेशन वो मस्ट है, करवाना ही है। बच्चों की शादी वो मस्ट है। और आपका रिटायरमेंट, भाई आपकी वर्किंग 60 साल 62 साल तक हो सकती है, उसके बाद लाइफ तो आजकल एवरेज लाइफ जो है वो 80 ईयर्स की, 78। अभी WHO का रिकॉर्डेड डाटा आया है कि इंडियंस की लाइफ है वो 78 का आजू बाजू है। तो 78 और अगर हम 62 को करें तो इन दोनों के बीच में 16 साल का गैप होता है। और उस 16 साल में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं किया तो उस 16 साल में कौन खाना पीना से लेके दवाइयों का और कपड़ों का, घूमने का कौन खर्चा करेगा, है ना। तो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो सर मल्टी डाइवर्सिफिकेशन में हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपको ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करना है तो कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड में डालिए, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो गोल होता है ना वो वेरी नहीं करता। स्टॉक में तो हम लेते हैं और उसमें डाल सकते हैं पैसा, उसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमको रेगुलेटरी में चाहिए, छोटी छोटी सेविंग्स में चाहिए, है ना। तो अब आप जैसे सोचो कि भाई मैं 10,000 की जो SIP म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ मैं स्टॉक में कर लूं, बट क्या होता है सर, देखिए फाइनेंशियल मार्केट में आपका जो डिसिप्लिन होता है ना वो बहुत मस्त होता है। अब अगर हम 1 महीने 2 महीने 4 महीने, मेरे साथ भी हुआ है सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ, 1 2 4 महीने तो हमने 10,000 की एक SIP एक पर्टिकुलर स्टॉक में चालू करी, 5वें महीने कोई खर्चा आ जाता है, हम स्लिप कर जाते हैं कि छोड़ो यार अगले महीने देखते हैं, अगले महीने देखते हैं, ऐसे करके वो धीरे धीरे वो SIP बंद होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड की SIP चूंकि बैंक से ऑटो डिटेक्ट हो जाती है, तो वो ऑलरेडी आप उसमें ना चाहते हुए भी कई बार आपको लगता भी है कि यार ये तो खर्चा था, लेकिन अब चूंकि पैसा कट ही चुका तो वही ओके चलने दो। तो ये है सर, है ना। तो अगर अपन कभी ऐसा लगता है तो एक आध दिन मैं आपसे बात करता हूँ, तो एक मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बना के दे दूंगा कि किस समय आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें सर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट, है ना, जैसे आज की डेट में हम बात करें तो एक अगर जैसे MBBS कोर्स कराना है आपको बच्चे का, है ना, तो बच्चे को MBBS कोर्स कराना है, तो सपोज दैट सर आज एक अच्छे कॉलेज में, एक मीडियम कॉलेज में भी हम जाते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए नॉर्मल है। लेकिन क्या 10 साल बाद क्या यही 30-40 लाख रुपए लगेंगे क्या?
सही बात है, 60-70 की रेंज में आ जाएगा वो तो। महंगाई बढ़ रही है तो चूंकि भाई हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, और जो डाटा बोलता है वो ये बोलता है कि भाई मेडिकल और एजुकेशन हाईएस्ट इन्फ्लेशन वाले सेक्टर है। इसमें हर साल 10 से 12% के हिसाब से ग्रोथ होती है। तो अब चूंकि कितना लगेगा, तो वो जो भी इन्फ्लेशन का रेट होता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि भाई आज से 10 साल बाद जो आप आज एमबीबीएस का कोर्स करा रहे हो वो आपको 60, 70, 80 जो भी लगेगा वो इतना लगेगा, है ना। आज आपका आज आपका जैसे घर चलता है भाई आपकी सैलरी में, ठीक है, आपने जो भी अर्न किया उसमें आपका एक अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या आज से 30 साल बाद वही स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर पाओगे इसी पैसे में? नहीं होगा, क्योंकि वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब चूंकि वहां पे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कितना ऐसा फंड चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, एक कॉर्पस कितना होना चाहिए कि ताकि आपको हर महीने उतना ही पैसा आता रहे जो आपके स्टैंडर्ड को, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए। भाई आज आप मान लीजिए कि भाई पूरी लाइफ आप 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट में बोले कि भाई आप 2 व्हीलर पे घूमिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सही बात, क्योंकि भाई हमारी तो आदत वैसी हो चुकी है ना। तो उसका कारण ये होता है कि सर हमको अपने को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये आपको पूरा कैलकुलेट करके देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि भाई इस फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको इस एज में इतना पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए इतना कॉर्पस चाहिए, और उसको कैसे बनेगा वो भी आपको बताते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में आज आप इतने की एसआईपी करो, उसमें भी फंड का हम सेलेक्ट करके आपको देते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में 42 कंपनीज एएमसीज काम कर रही है इस समय इंडिया में, और उनके करीब करीब 950 फंड्स हैं। अब 950 फंड्स है तो सारे फंड तो नहीं चलते, उसमें भी वही सिलेक्शन आ जाता है कि कौन सी कंपनी, कौन सा फंड, किस कैटेगरी की, किस ग्रुप की कंपनीज में हम पैसा डालें ताकि वो हमको हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए, है ना। तो ये हमारा काम जो बेसिक होता है सर, वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग देके आपको फंड सजेस्ट करना होता है कि भाई इस फंड में आप इसका अपना पैसा डालिए या एसआईपी चालू करिए, ताकि आपका जो गोल है वो उसको मीट हो जाए। और हर साल हम आपके साथ बैठ के एक बार या टेलीफोनिकली उस पर हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो हम प्लान कर रहे थे वो अकॉर्डिंग तो हमारा टारगेट सही चल रहा है, नहीं चल रहा, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। ये हम हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस है, मतलब आफ्टर मार्च से अप्रैल में सारे क्लाइंट्स के साथ एक बार बात करते हैं कि भाई अपन जो मतलब जो अपना गोल है वो मीट हो रहा है कि नहीं। कई बार फंड परफॉर्म नहीं करते तो क्यों नहीं करते, वो उस पर भी डिस्कस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो सर हमने 2020 कोविड आया ना, उसके पहले 2015 से सर हम फार्मा फंड पे काम कर रहे थे। फार्मा फंड में 2012, 13, 10, 11, 12 से करीब करीब बहुत डाउन था, मतलब उसमें बहुत सैचुरेटेड था फंड और उसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी सब। लेकिन 2015 से हमने उसको पिक करवाना चालू किया था, म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक्स पे भी। और आते आते सर वो 2018-19 तक आते आते उसका जो रिटर्न था वो करीब करीब 50-60% आया। और जैसे ही कोविड आया उसका जो रिटर्न था सर वो मोर देन 250%, मतलब जो 5 रुपए की चीज थी वो 25 रुपए की हो गई सर। क्योंकि क्या होता है सर, देखिए उसमें भी है ना, हर सेक्टर का एक साइकिल होता है, हर सेक्टर हर समय चले जरूरी नहीं है, तो एक मूवमेंट साइकिल होता है सर। उस साइकिल को मैं पकड़ा कि यार फार्मा तो पिछले 5-6 साल से चल नहीं रहा है ना, जबकि कंपनियां परफॉर्म कर रही है, डिमांड बढ़ रही है, बीमारियां रोज नई नई आई रही है, तो भाई ऐसे क्या कारण है। तो तब ये देखा तो भाई ये लगा कि भाई सेक्टर्स में ग्रोथ है तो उस पर काम कर रहे हैं। जैसे अभी राइट नाउ अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो पावर पे काम कर रहे हैं कि भाई पावर की डिमांड बहुत ज्यादा है इस समय इंडिया में, और उसका सप्लाई नहीं हो पा रही है, ये हालत है। अभी गर्मियों में तो और बढ़नी है, बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो सर पावर पे काम कर रहे हैं इस समय हम, केमिकल पे काम कर रहे हैं। ये 2 सेक्टर ऐसे जो 2024 में मतलब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न 5 साल में आना था वो 2 साल में आ जाएगा। अच्छा, तो ये टाइम्स पूरा सर, ये पूरा एक्चुअली क्या होता है, पूरा टाइमिंग का काम है।
आपकी स्टडी क्या बोलती है उस हिसाब से, और उसके पीछे भी लॉजिक है। आप मुझसे जैसे अगर पूछोगे भाई कि केमिकल क्यों, है ना, भाई देखिए क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन करते तो मैं आपको आगे से होके बता भी सकता हूँ, और अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो मैं आपको जस्ट एक मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में कि भाई केमिकल पे लीजिए, और केमिकल के ये टॉप 5 स्टॉक्स है, उसको लीजिए, है ना। अब तक केमिकल क्यों, जैसे मैं आपसे बात करूं तो केमिकल इसलिए सर कि अभी चाइना ने बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री को बंद किया है ड्यू टू हैवी पॉल्यूशन। चाइना में क्या था सर, चाइना जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप ये मान के चलो 70% जो केमिकल्स होता है वो चाइना सप्लाई करता है सर। आइदर वो मतलब किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर का केमिकल हो, चाहे वो ईडेबल सेक्टर का केमिकल हो, मतलब एनी टाइप ऑफ केमिकल्स चाइना 70% पूरे वर्ल्ड वाइड से सप्लाई देता है। लेकिन वहाँ इतना पॉल्यूशन हो चुका है सर कि कई कई सिटी तो उनके ऐसे है जहाँ वो सांस नहीं ले पाते, लोग बीमार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि सर कुछ केमिकल इंडस्ट्री जो बहुत हाईली पॉल्यूटेड है उसको हम बंद कर देंगे। तो अभी जो प्रोडक्शन हुआ है केमिकल का वो आधे से भी कम हुआ। अब चूंकि डिमांड तो है, अब वो डिमांड कौन पूरी करेगी सर, इंडियन कंपनी, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आज अमेरिका वगैरह में तो कोई प्लांट ही नहीं है, वो तो जो है ऑप्शन है वो सारा का सारा है पूरा में एशिया एशिया में देखते हैं तो केवल चाइना और इंडिया दो ही ऐसे देश है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी है, जहाँ सर्विस इंडस्ट्री भी है, जहाँ से सब चीजें हो सकती है। बाकी जो गल्फ है तो वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऑयल और रिफाइनरी को छोड़ के। तो सर सारा का सारा जो बिजनेस आना है वो इंडियन कंपनीज के पास आना है। और इसी में सर आप देखिएगा 24-25 में केमिकल सेक्टर में जो बूम आना है वो आपको दिखेगा उसके प्राइसिंग में कितना कैसे आता है उसमें। तो इसलिए धीरे धीरे हम इस बार केमिकल्स को एक्वायर करना चालू कर रहे हैं। तो ऐसे सर म्यूचुअल फंड में भी हम आपको सिलेक्शन देते हैं पूरी स्कीम्स का बना के कि भाई ये स्कीम में पैसा डालिए, इस ग्रुप में डालिए, और ये भी सब हम आपको ऑनलाइन देते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ही हम ऑनलाइन देते हैं। आपको कोई पेपर साइन नहीं करना, कोई मिसमैच नहीं, कोई आपको सिग्नेचर डिफर का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया। 24/7 आपके हाथ में है, आप अपना फंड कभी भी ट्रैक करिए, आपको ऐप दे देगी पूरा, और उसका भी कोई चार्ज नहीं है सर, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो हम आपको ऐप दे देंगे, आपने कभी भी फंड में अपना चेक किया, आपको कोई फंड कभी नया ऐड करना है आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आपको हमने बोला कि भाई कोई ये फंड में परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसको स्विच करेंगे, आप उसी ऐप में अपना फंड स्विच कर सकते हैं। मतलब सारी चीजें आपके हाथ में है सर, आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपको कोई मुझे फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई 1 साल हो गया मेरा फंड कहाँ पर है। सब आपके मोबाइल में पूरा का पूरा आप ट्रैक कर पाएंगे, है ना। तो सर हम पूरा सर इसको अपन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो पूरा का पूरा हम आपको देंगे सर उसका भी। तो ये है सर अपना स्टॉक सिलेक्शन, पिकिंग, टाइमिंग, बाई टाइमिंग, सेल टाइमिंग, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके थ्रू अपन प्रॉफिट अर्न करते हैं सर। क्योंकि इसके अंदर सर ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं वो 2 ही कारण से करते हैं सर। एक तो क्या है, बहुत ज्यादा लालच का सोच के आते हैं, है ना। तो जो आदमी ये सोचता है कि भाई मेरा पैसा 21 दिन में डबल हो जाए, रातों रात करोड़पति बन जाओ, वो 100% लॉस करेगा सर, 100%, है ना। लेकिन आप अपना माइंडसेट करके आओ कि भाई मैं एक एफडी कर रहा हूँ तो मैं 5 साल तो वेट कर रहा हूँ, मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ, मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ तो मैं उसको बेचूंगा भी तो 5 साल का तो वेट करूंगा, है ना। मैं एनएफसी ले रहा हूँ, मैं केवीपी ले रहा हूँ, मैं कुछ कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 8 साल 9 साल जो उसकी लॉकिंग है तब तक तो मैं वेट करूंगा। तो मैं शेयर मार्केट में क्यों 21 दिन में पैसा डबल चाह रहा हूँ, इसमें भी मुझे एटलीस्ट 5 साल तो वेट करना चाहिए। और मैं तो इतना एश्योर हूँ सर इस मार्केट के लिए कि मैं बोलता हूँ मेरे क्लाइंट को कि अगर आप 5 साल रुक जाओगे
जो स्टॉक मैंने आपको दिलाया है ना, उसमें अगर लॉस हो जाए तो मैं तो स्टाम्प पे लिख के देने को तैयार हूँ कि 20% से कम रिटर्न दे, तो बाकी का मैं दूंगा। क्योंकि सर 5 साल अपन वेट करें कि 100% में आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, कोई कारण नहीं है कि लॉस हो। बस लॉस का एक ही कारण है कि सिलेक्शन आपका गलत है। आपने कोई न्यूज सुनी, कोई किसी दोस्त के कहने पे, या कहीं कहीं से कोई आपने टिप लेके काम किया, तो वो नुकसान। लेकिन अगर रिसर्च के थ्रू या प्रॉपर एक वे के थ्रू आपको मिलता है कोई भी स्टॉक का दर्जा, तो उसमें नुकसान नहीं है सर। और मेरा सर एक थंब रूल है सर, दीप्ति जी मेरे साथ काम कर रही है इतने समय से, कि भाई कोई भी स्टॉक लॉस में नहीं बेचना। उसमें हमको 1 रुपए का भी लॉस बियर ही नहीं करना। अगर हमने लिया है कोई स्टॉक तो कुछ ना कुछ सोच के लिया है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। आज वो हो सकता है टाइमिंग 1 महीने 2 महीने 6 महीने परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई भी कारण हो सकता है सब। लेकिन अगर हमने उसका सिलेक्शन किया है तो हमने जब सेलेक्ट किया है तो भी रिसर्च पे किया है, तब भी हमने पढ़ के किया है, तब भी हमने उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक लिया है, तो हम 6 महीने वेट कर लेंगे, उसके बाद जब बढ़ेगा तो बेचेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हमने एक तो अच्छा किया, सब अच्छा किया, लेकिन कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होते। अब उस कंडीशन में तो भाई हो सकता है वो उस समय ना चल पाए, लेकिन आने वाले टाइम में वो परफॉर्म करेगा बिल्कुल। थोड़ा तो खैर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं सर, विश्वास करना मतलब देखिए पेशेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप ये मान के चलो कि भाई आपका माइंडसेट सर आशीष जी अगर ऐसा है ना कि भाई मैं साल रखूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉस नहीं होगा 100%, है ना। भाई टाइमिंग देखिए, उतार चढ़ाव तो इंसान की लाइफ में भी आता है ना। मतलब भाई ह्यूमन लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता है। आज अगर मान लीजिए किसी परिस्थितियों से, किसी कारण से कोई आदमी का आज एक बुरा वक्त चल रहा है, तो वो आदमी थोड़ी बुरा हो गया। एक टाइम है, एक फेस है, वो फेस निकल जाएगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि सर ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है सर। मैंने मतलब मेरी लाइफ 2 साल पहले क्या थी, 2-2.5 साल पहले, और आज मेरी लाइफ में कितना ड्रामेटिक चेंज हुआ है सर, वो मैं शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। मेरे बच्चे का वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले सर ऐसा होता था कि अगर बच्चों ने किसी भी चीज पर हाथ रखा तो ठीक है भाई ले लो। मतलब मैं इसी मार्केट से मेरा काम चलता था, मेरे को कभी मैंने पैसे के लिए सोचता नहीं था सर, है ना। और मतलब ये समझिए लाइफस्टाइल ऐसी होती थी कि वीक में 2 बार हमारा होटल जा रहे हैं, और हर वीक में पिक्चर जा रहे हैं। मतलब स्पेंड, जबकि मैं फाइनेंशियल बंदा हूँ, लेकिन मैं ये मानता था कि ठीक है भाई बच्चों के शौक है या उनको जाना है तो थोड़ा बहुत वहां पे खर्चा भी जरूरी है, तो हम लोग करते थे सब। लेकिन 2-2.5 साल में जब ये चीजें हुई ना सर, तो वो मतलब 2 साल आप मान लो कोरोना के, और उसके बाद ये, तो 4 साल में सर पूरी लाइफ को देखने का, जीने का नजरिया बदल गया सर। हमको लगता है कोरोना के समय में हमने कहा यार हमने 2 साल अगर होटल नहीं गए तो क्या फर्क पड़ा। सही बात है। बल्कि अगर देखा जाए तो हम अपनी हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहे, वेट गेन नहीं हुआ, है ना, किसी तरह की कोई 2 साल में कोई बीमारी नहीं हुई, कोई इश्यूज नहीं हुए, कुछ भी नहीं। तो भाई हम बिना होटल्स के, बिना टॉकीज के भी तो एक अच्छी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं, तो क्यों जरूरी है कि वहां अननेसेसरी पैसा फूके। फिर ये एपिसोड हुआ तो इसमें हमारा टोटल चेंज हो गया सारा। तो परिस्थितियां सब चेंज होती है। मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था किसी ने भी कि कोरोना आ जाएगा, है ना। कभी मतलब मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैंने कभी अपनी लाइफ में मतलब मुझे नहीं पता था कि, मैंने पेपर में या न्यूज में पढ़ता था कि ट्रांसप्लांट होता है, पर क्या होता है कैसे होता है वो मुझे कभी भी पता ही नहीं चीज का। तो वो 2-2.5 साल का फेज जो मैंने मतलब कैरी किया है, वो मुझे बहुत सारी चीजें से सिखाई भी है। बहुत सारे लोगों की पहचान भी हुई उस फेज में, मुझे सीखने को भी मिला। और ठीक है सर, वो फेज ओवर हो गया, अब सारी चीजें नॉर्मल में है, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आती है सर वो फेसेस, तो वैसे सर स्टॉक हर के एक साथ की लाइफ में आता है, हर एक की हर एक की लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं।
अप डाउन होते हैं सर। वैसे ही सेम कंडीशन स्टॉक्स में भी है। कोई शेयर कोई कंपनी आज परफॉर्म नहीं कर पा रही, ठीक है सर, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद करेगी, साल भर बाद करेगी, बहुत सारी चीजें होती है सर, है ना। तो अप डाउन होती है सर कंपनी, जरूरी नहीं है आज हमने लिया, हो सकता है लेने के बाद कुछ समय तक डाउन भी रहे, लेकिन वो जब चलेगा, जब परफॉर्म करेगा, तो अगले पिछले सर सारे लॉसेस कवर कर देता है। मतलब इस मार्केट के अंदर सर इतनी कैपेसिटी होती है कि आपके 5 साल के लॉस वो 5 दिन में कवर कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है सर कि कोई भी शेयर जो है वो 5 साल तक उसका मूवमेंट ही नहीं था। अगर कोई 100 रुपए का शेयर है तो वो 5 साल में 100 से 110 रुपए भी नहीं हुआ। मतलब अगर हम रिटर्न की बात करें तो 2% रियली रिटर्न दिया, लेकिन जब वो चला तो उसने 15 दिन के अंदर अंदर 250 रुपए जम कर गया। तो ऐसे होता है सर, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसने पूरे 5 साल के आपके लॉस एक ही बार में कवर कर दी, है ना। इसमें भी सर जैसे मैं इंफ्रा की बात करूं सर, तो इंफ्रा में ऐसा ही हुआ सर। इंफ्रा सेक्टर जो था वो भी 2010 से बिल्कुल डाउन पड़ा था सर, क्योंकि यूपीआई गवर्नमेंट के, कांग्रेस को कोई काम नहीं किया सर उन्होंने। जब भी कोई भी बजट का कोई खर्चे की बात होती तो मनमोहन सिंह बोलते थे कि भाई पैसा पेड़ पे थोड़ी लगता है ही नहीं, गवर्नमेंट में पैसा ही नहीं है, सारा पैसा इटली जा रहा था। तो लेकिन 2014 के आसपास, मतलब जब मोदी जी इलेक्शन की तैयार कैंपिंग कर रहे थे, तो मैं उनको दिसंबर से भाषण सुन रहा था, मई में इलेक्शन थे, और वो हर भाषण में इस पे जोर देते थे। उन्होंने पूरा सा जो अपना ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वोत्तर वाला, वो उन्होंने बहुत फोकस किया, क्योंकि वो कभी बीजेपी का गढ़ था ही नहीं, एक भी सीट नहीं थी वहां पे। तो उन्होंने ईस्टर्न पार्ट को बहुत फोकस किया। बाकी जो हिंदी बेल्ट वाले थे, ये गुजरात, एमपी, ये राजस्थान, ये तो बीजेपी के थे ही वैसे भी। और दूसरा उन्होंने साउथ पे बहुत फोकस किया, इधर कश्मीर और पंजाब इस पे भी फोकस किया था। तो उन्होंने हर अपने डिबेट में, हर अपने भाषण में एक ही बात बोलते थे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अभी जो सामान पंजाब से आता है उसको यहाँ दिल्ली आते आते 2 दिन लग रहे हैं, तो चीजें खराब होती है, ये है वो है। तो सर जब मैंने उनको ये स्पीच सुनी तो मुझे ये लगा कि भाई अगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट, जिसके 90% चांसेस थे आने के, तो अगर ये गवर्नमेंट आती है तो ये 100% इंफ्रा पे पैसा डालेगी, क्योंकि इनका विजन क्लियर है। तो हमने 2014 में, मतलब फरवरी मार्च से अपने इन्वेस्टर्स को इंफ्रा के शेयर दिलाने चालू करें। इंफ्रा के म्यूचुअल फंड चालू किए सर। जो आईसीआईसीआई का इंफ्रा था, एलएनटी का इंफ्रा म्यूचुअल फंड था, वो 5 रुपए 7 रुपए चल रहा था सर, जबकि वो ओरिजिनली 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। मतलब उसके जो इन्वेस्टर थे इनिशियल वाले, उन्होंने 4 साल में अपना पैसा माइनस किया था। 10 रुपए से 6 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए ऐसा चलता था। हमने सर उसमें डालना शुरू किया पैसा, और आशीष जी जून लास्ट में बजट आया था गवर्नमेंट का, जब मई में इलेक्शन हुआ, जीत गई, तो उसका जून लास्ट में बजट आया था। उसमें इन्होंने इंफ्रा पे इतना पैसा स्पेंड किया, जो पिछले 20 साल में का बजट इकट्ठा मिला लो तो इन्होंने 1 साल में स्पेंड करा था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो म्यूचुअल फंड 5 रुपए चलते थे सर, 4 महीने में वो 17-18 रुपए हो गए। और इंफ्रा के जो स्टॉक थे सर, 4 महीने में पैसा 3 गुना किया उन्होंने। हमने एलएनटी लिया था सर 900 रुपए, 2,500 रुपए में बेचा उसको 3 महीने में। तो यहाँ पे सर वही बात आती है कि भाई आपका विजन, आपका कैलकुलेशन, आपका रिसर्च वो सटीक होना चाहिए। तो ऐसा होता है सर, ये पूरा का पूरा जो है उस पर कैलकुलेटिव रिस्क है। मतलब रिस्क तो है मार्केट में भाई, चूंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है सर। इसका जो वॉल्यूम है वो 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ पर डे का वॉल्यूम है। तो हम और आप अगर 1-8 करोड़ रुपए भी लगा के काम करें तो उस सागर में एक बूंद है सर। उस समुद्र में हमारी जो वैल्यू है वो एक बूंद है सर। उस एक बूंद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिस्क को हम अगर उसको मिनिमाइज कर दे, उसको हम कैलकुलेटिव करते, तो हमारे लॉसेस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में जो है, जो चीज है, जो डिमांड है, जो चीज हमने विजन किया हुआ है, वो होता है, चलती है वो चीजें। तो
ये सारे सर कैलकुलेशन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया भाई, अभी हम केमिकल पे फोकस कर रहे हैं राइट नाउ, और आपका पावर पे काम कर रहे हैं। ये 24 के हम 2 सेक्टर्स पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं सर। तो ये रीजन है सर, हो सकता है। अब इसमें कई शेयर ऐसे हैं सर, एक शेयर पे हम लोग काम करते हैं, डिप्टी जी के पास भी था पहले, अभी मुझे याद नहीं है कि उन्होंने उन पे है या बेच दिया उन्होंने। एक भागीरथा केमिकल है सर, भागीरथा केमिकल है बेसिकली, और ये बहुत इसमें जो केमिकल रेंज है बहुत अच्छी रेंज है, और ये मतलब ये समझ लीजिए 80-85% एक्सपोर्ट यूनिट है, मतलब सारा माल बाहर जाता है। तो ये शेयर सर हम लोग लेते थे अभी, मतलब कितना टाइम हुआ, 3-1 महीने पहले सर 1200-1300 रुपए की रेंज में हम इसको परचेज करते थे, और 1600-1700 में बेच दिया, फिर आया नीचे, फिर ले लिया। तो ये हम ट्रेड करते थे, और अभी सर वो कल उसने 1850 क्रॉस किया। अच्छा। और अभी हम उसको होल्ड पे हैं, मतलब अब हमको बेचना नहीं है, क्योंकि अभी हम केमिकल सेक्टर तो मूवमेंट में आ ही गया। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में 3000 आपको बहुत जल्दी दिखा दे। अगर एक साल में आपके 1500, 1600, 1700, 1800 भी 2500-3000 के आसपास आ गए, 2500 भी आ गए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न है। बहुत अच्छा है ना सर? तो ये मूवमेंट है सर। तो ऐसे सर बहुत सारे शेयर्स हैं जो बिल्कुल अपन, मतलब मैं चाहूंगा कि जो भी लोग जुड़ते हैं अपने साथ, वो सारे बहुत पैसा कमाए मार्केट से, बहुत अच्छा पैसा कमाए। क्योंकि सर देखो, हाईली कन्विंस हूं मैं इस मार्केट में। मेरा मानना है कि सर इस मार्केट में जो लोग कहते हैं नुकसान होता है या जो भी होता है, वो केवल और केवल सब खुद के लालच, इम्पैशंस और गलतियों के कारण होता है सर। नहीं तो कोई रीजन ही नहीं है इस मार्केट में कि आप नुकसान करो। और अभी मैंने सर एक वीडियो भी भेजा था आपको, ग्रुप में डाला था, है ना? उस दिन अपन बात कर रहे थे थोड़ा सा, वेबर जी भी टेंस में आ गए थे कि भाई ऑपरेटर ही मार्केट चलाता है सारा, है ना? शायद आपको ध्यान हो तो अपन ऑपरेटर पे चर्चा की, बोल रहे थे, है ना? अब सर ऑपरेटर कौन है सर? वो जो मैंने आपको वीडियो डाला है, वो कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर है मुकेश अंबानी, है ना? वो एक पॉडकास्ट में एक कोई है बंदा जो वो भी रिसर्च करते हैं, तो उनका वीडियो है वो, तो उनका ये कहना है कि भाई इंडिया में सबसे बड़ा जो ऑपरेटर है वो मुकेश अंबानी है। और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुकेश अंबानी नहीं अकेले, टाटा, बिरला, अदानी, मित्तल, अपना जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है सर, सबकी इतनी कैपिटल है। अब 9 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी का अपना पर्सनल रिजर्व है, तो वो पैसे को कहीं तो डालेंगे, तो वो मार्केट में भी उनका पैसा चलता है सर। इसके अलावा सर जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट के सेक्टर से, चाहे वो LIC हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, चाहे पेंशन फंड हो, ये सारा पैसा आता है सर मार्केट में। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जितने भी है सर, उसके लिए, उनके लिए भी सबसे ज्यादा इमर्जिंग मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया है सर। कोरोना के समय भी हमारी GDP पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव है सर। अभी मूडीज ने जो रेटिंग दी है वो थोड़ी सी माइनस करी है, हालांकि वो 7.5 से उन्होंने घटा के 7 करी है, बट उनका ये मानना है कि जो ग्रोथ है वो 7% है, जबकि अमेरिका में 1% की ग्रोथ है, जापान में माइनस ग्रोथ है, और सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें किसी में भी 2-2.5% से ऊपर की ग्रोथ नहीं है सर। तो अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जिन पे इस समय आप मतलब करोड़, अरब, खरब तो छोड़िए, वो अनकाउंटेड पैसा है सर, अनकाउंटेड। जिसमें हम बात करें तो बर्कशायर है जो अपना वॉरेन बफेट का है, इनके पास इतना पैसा है सर, मतलब अथाह पैसा जिसे बोलते हैं कि कोई गिनती नहीं है। DSP मैरिन लिंच है सर, ये इतने बड़े ग्रुप से इनके पास, मतलब अनकाउंटेड पैसा है सर, ये सोच भी नहीं सकते अपन। ये सारे पैसा इनका, अगर ये अपना 1% शेयर भी इंडिया में पैसा डाल देते स्टॉक मार्केट में, तो पूरे मार्केट में इतना मूवमेंट्स आ जाता है जो अकल्पनीय है। तो सारे तरफ से सब पैसा आ रहा है, इंडिया का लोकल पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा आता है, दूसरा आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा आता है, और तो सब गवर्नमेंट का पैसा आता है।
गवर्नमेंट खुद भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है सर। तो जब इतना फ्लो आता है, इतना पैसा आ रहा है सर, इतने बड़े बड़े लोगों का कन्विंशन है इस मार्केट के ऊपर, और हम ये सोचे कि भाई रिस्क है इस मार्केट में तो काम नहीं करना चाहिए, तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे सर, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो लगा रहा है, जो रिस्क रहा है, वो तो कमा ही रहा है ना। तो आज की डेट में अगर हम रिस्क की बात करें तो पैसा इन्वेस्ट ना करना रिस्क है। क्योंकि आप क्या अल्टरनेट क्या है सर, शेयर मार्केट में नहीं करेगा कोई तो एफडी करेगा। एफडी पे अपन ने सर पहली क्लास में बात की थी कि उसमें अगर पैसा किसी ने डाला तो डी ग्रोथ हो जाएगा, वो तो इन्फ्लेशन से कम दे रहा है। तो 20 साल बाद अपन ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी 1 करोड़ की एफडी थी और 20 साल में 3-4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि वो तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू इतनी डाउन हो गई कि उसके मतलब ही नहीं बचा, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया। तो सर ऑप्शन तो है ही नहीं कोई दूसरा, तो क्यों ना भाई हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले उस मार्केट में एंट्री करें, है ना। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सर वो भी गलत है कि भाई सब प्रॉपर्टियां बेच के, सब कुछ बेच बाच के पूरी तरह से शेयर मार्केट में आ जाए, वो नहीं, लेकिन एक अपनी सेविंग का एक पार्ट तो डाले। अगर हम 100% एफडी करते तो उसमें से 10%, 20% तो हम इस मार्केट में डाले, है ना। और उसको आप कंपेयर भी करो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे या आप न्यूज पढ़ने में बोलने से या मैगजीन पढ़ने से नहीं, आपने 20% डाला ना, तो एक तरफ आप 80% जो एफडी है उसका रिटर्न देखिए, एक तरफ आप 20% का देखिए। अगर आपको लगता है भी एफडी से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि भाई एफडी ज्यादा बेटर है, इसमें नहीं है अच्छा, अगले साल आप बेच के सारा पैसा एफडी में डाल सकते हैं। भाई कोई यहाँ पे कोई बाउंडिंग तो है ही नहीं कि भाई आज हमने ले लिया तो 5 साल 10 साल बेच नहीं सकते, सही बात है ना। लेकिन सर कैलकुलेटर रिस्क सही रहेगा, वो आज के समय की डिमांड है सर। जैसे आज विदाउट स्मार्टफोन आप फोन की कल्पना नहीं कर सकते, मोबाइल की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही सर आज विदाउट शेयर मार्केट आप नहीं सोच सकते। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपको ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल आपको स्ट्रांग बनना है सर, एक अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे रखना है, तो कहीं ना कहीं सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब वो दोनों तरह से हो सकता है सर, थ्रू म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, आप खुद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों के। मेरा जो ब्रदर है वो मैरिल लिंच में ही है इनफैक्ट जी। अब आप उनसे बात करिएगा, कितना पैसा है सर, कितना मतलब अता पैसा है सर मैरिल लिंच में। आप उनसे जस्ट पूछिएगा कि भाई आपका कैपिटल कितना है और आप कितना इन्वेस्ट करते हो एक साल में, वो आपको जो डाटा बताएंगे ना सर, मतलब आप सोचोगे कि यार इतना भी लोगों का ऐसा पैसा हो सकता है किसी ग्रुप के पास। और अपन ने उनकी तो बात ही की थी, वारन बफेट की जो हैथवे का शेयर जो कंपनी है उनकी, उसका शेयर ही सर 5.5 लाख रुपए का एक शेयर है। तो आप सोचिए उसका कैपिटल कितना होगा, रिजर्व कितना होगा, जो उसकी वैल्यू आज 5.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। मतलब आप सोचिए रिलायंस का शेयर 3,000 का है, जो हम बोलते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, है ना सर, वो 3,000 का शेयर है, और वो जो है वो 5.5 लाख रुपए का एक शेयर है सर। मतलब कितनी रिलायंस आ गई उसके अंदर है ना। मतलब आप उसको आप विजन करें सर, तो कितनी रिलायंस आ गई, यानी कितनी बड़ी उसके पास वर्थ है। ऐसे मेरे लिंच का है सर, भयंकर पैसा है सर। ऐसे आपका मतलब जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबके साथ ऐसा ही है सर। AIG ग्रुप है सर, जिसका इंडिया में टाटा के साथ कोलैबोरेशन है। AIG जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पेंशन फंड है उसके पास सर। अच्छा, मतलब AIG जो है वो सर 100 साल से पुराना ग्रुप है और वो हाईएस्ट उसके पास पेंशन फंड है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है सर बड़े बड़े, इन पे अथाह पैसा है, मतलब कोई काउंटेड ही नहीं है, वो गिनती नहीं है, मतलब ये मान लीजिए।
तो ये जब ग्रुप इतना कन्विंस है कि भाई ये पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर, तो सर फिर अपना तो बनता है, मतलब दूर बैठ के समुद्र किनारे या पूल किनारे बैठ के नहाने का मजा नहीं ले सकते सर, उसके लिए उतरना ही पड़ेगा सर। बात तो सही है। तैरना सीखना है तो भी उतरना पड़ेगा, और नहाने का मजा लेना तो भी उतरना पड़ेगा। अब कोई बाहर से आके धक्का दे, उससे अच्छा है कि अपनी मर्जी से उतर जाओ। तो ये है सर, आप मेरे को जब भी आपको एक आध दिन में टाइम मिले ना, आप मेरे को 5-6 चीजें होती है, आधार, आपका पैन कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, सारा ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जो मतलब रिलेशनशिप मैनेजर मुझे जो असाइन हुआ है कंपनी से, वो अजय करके है, जयपुर में बैठते हैं, तो मैं उनको बोल दूंगा तो वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे और ओटीपी के थ्रू सारा वो अकाउंट ओपन कर देंगे सर। 1 दिन लगता है प्रोसेस में। नेक्स्ट डे आपको मैं सॉफ्टवेयर लोड करा दूंगा, और आखिरी के सर एक क्लास, अपन आखिरी की 2-3 क्लास अगर बोलेंगे तो प्रैक्टिकल ले लेंगे सर मार्केट आवर्स में, है ना। तो एक दिन तो मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा कैसे उसका यूज करना है। वो सॉफ्टवेयर में सब कुछ है सर, मतलब वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में बहुत इजी टू ऑपरेट सॉफ्टवेयर है, और वही दीप्ति भी मेरे ख्याल से वही यूज कर रही है। वही सर, वही वाला है जो मैं आपके पास है ना, वही वाला सॉफ्टवेयर रहेगा। बट वो उसमें बहुत सारे फीचर्स है सर, जब आप बैठ के करोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, मतलब भाई सेल करना, परचेस करना, फंड ट्रांसफर करना, ये तो नॉर्मल फीचर्स ही है। उसका उसमें टेक्निकल पार्ट भी है काफी सारा, वो भी आप उसमें देख सकते हो, चार्ट, डायग्राम, बार्स, वो भी आपको उसी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, मूवमेंट दिख जाएगा। तो एक दिन में अपने को वो भी क्लियर हो जाएगा, और ये सारा का सारा सब उसमें कुछ नहीं है, अपना बहुत इजी प्रोसेस है। और ठीक है ना। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं मतलब काफी दिनों से सोच रहा था, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं डेली, आप कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, देन उसमें आप सेल ऑफ भी करते हैं, तो जो आपका पैसा जो ट्रांजैक्शन होता है आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू होता होगा जी। अच्छा, जो फाइनली मान लीजिए जो भी आपका प्रॉफिट है ओवर द ईयर, उसका फॉर्म 16 वगैरह वो कैसे आप करते हैं सर? देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अभी देखिएगा तो 31 मार्च तक को दीप्ति जी के अकाउंट में जो प्रॉफिट था शायद 11-12 हजार का था, जो भी था, मतलब 3-4 महीने का, वो 31 मार्च तक का था। उसके बाद वो एक तारीख को वो हट गया। अब 1 तारीख को जो नया उन्होंने ट्रेड चालू किए होंगे वो आएगा, तो आपका एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट तो वहीं पे कैलकुलेट हो गया। इसमें सर टैक्स लायबिलिटी आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे नील है। अच्छा, अगर आप 1 लाख रुपए एक साल में प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट कौन सा सर? जो आपने बुक किया। जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट नहीं काउंट होता। मतलब आज आपने कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए में ली और वो 200 रुपए है, तो वो आपका 100 रुपए का प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। वो प्रॉफिट कब काउंट होगा? जब आप उसको बेचोगे। आज आपने इस साल में मान लीजिए कोई चीज ली 100 रुपए की और नहीं बेची, वो 200 रुपए आपके पास होल्ड है, तो वो प्रॉफिट नहीं है सर। 2 साल बाद जब आप उसको 300 रुपए में बेचेंगे तो उस साल के उसमें वो 200 रुपए का प्रॉफिट काउंट होगा, है ना। तो कैपिटल एप्रिसिएशन वो टैक्सेबल नहीं होता। वो कब तक? जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं। सेकेंडली मान लीजिए आप आपका टैक्स स्लैब जो है वो 30% का है, ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए जो आप बोल रहे हैं उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द मोमेंट यू एक्सीड 1 लाख तब वो उस पर 30% का आएगा। 30% नहीं आएगा सर। ये पे आपका जो हेड होता है ना, जैसे उसमें अपना इनकम टैक्स अपन जब रिटर्न भरते हैं तो 5 हेड होते हैं सर। एक आपका सैलरी इनकम होता है, एक आपका बिजनेस इनकम होता है, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है, एक आपका कैपिटल गेन होता है सर। ये जो स्टॉक का जो पैसा, जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो कैपिटल गेन में आएगी सर। इसमें सर आपका शॉर्ट टर्म होगा तो 20% है, लॉन्ग टर्म होगा तो 10% है। आपका स्लैब कोई भी हो, वट एवर, आप 30% स्लैब में आ रहे हो या सुपर रिच आ रहे हो, 40% में भी आ रहे हो,
तो भी कुछ नहीं, कैपिटल गेन जो होगा वो 10 और 20 के स्लैब में कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब एक साल के अंदर अगर रहेगा तो आपका 20%। हाँ, और शॉर्ट टर्म रहेगा तो 20%, और अगर एक साल से 365 दिन से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट रहा आपके पास तो वो 10% में आ जाएगा। 10%, ओके। तो इसमें क्या करते हैं सर, हम यूजुअली हमारे किसी क्लाइंट का हम टैक्स बनता नहीं है, क्योंकि सर देखिए क्या होता है, अगर आप इसको एक मिनिमम उसमें भी लेके रिपोर्ट करते हैं, मतलब आप अपने रिटर्न में डालते हैं तो ओके, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि क्या होता है जैसे आप हर एक का उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। जैसे आपने देखा होगा सर, बैंक में 50,000 से ऊपर आप कैश डिपॉजिट करोगे तो पैन नंबर चाहिए, हाँ। लेकिन 49,900 जमा करेंगे तो कुछ नहीं चाहिए, है ना सर। तो ये क्या होता है कि आपका शॉर्टकट हो जाता है कि आप उसको कैसे निकालते हो, तो वो भी होता है सर। आप 5 लाख भी कमाओगे ना तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो हम बचा देंगे। अच्छा अच्छा। भाई सिंपल लॉजिक है ना सर, 50,000 का रूल है ना सर, 50,000 आप जमा करोगे कैश में तो पैन कार्ड चाहिए, पर 49,900 में तो बैंक एक्सेप्ट कर रहा है ना सर। आपके सेविंग अकाउंट से लिंक अगर 5-10 लाख रुपए की एफडी है, 15 लाख रुपए की एफडी है तो कोई रिपोर्टिंग नहीं है सर। 15 लाख से ऊपर की रिपोर्टिंग है तो वो आरबीआई, आपका बैंक आरबीआई को रिपोर्ट करता है कि इस क्लाइंट की 15 लाख से ऊपर की एफडी है। तो उसका सॉल्यूशन है सर, एक बैंक में रखो ही मत, 4 बैंकों में डाल दो, अलग अलग जगह कर दो, है ना सर। तो सब देखिए सर, टैक्स में हर चीज के रास्ते सर, तो अपन बचा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है। और जैसे अभी हम बात करें तो सर मैक्सिमम ट्रेड अगर जैसे दीप्ति जी के अकाउंट में आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए आप भी कमा रहे, दीप्ति जी भी कमा रही, तो दीप्ति जी तो रिटर्न भर ही नहीं रही, उनका रिटर्न चालू कर देंगे तो 4.5 लाख के तक की इनकम तो पूरी उनकी टैक्स फ्री हो जाएगी। 3.5 की तो बेसिक हो गई, एटीसी में 1.5 लाख का दिखा देंगे, टैक्स से अगर म्यूचुअल फंड दे देंगे 5 लाख तक की इनकम जो है उस पर कोई 1 रुपए का टैक्स नहीं लगना। तो ऐसे करके सब रास्ते होते हैं सर, सब चीजों के लूप होल सब जगह होते हैं, तो वो तो आप उसका टेंशन मत लो, है ना, वो सब मैनेजेबल है। आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करके आपको भेज दूंगा। हाँ हाँ, मैं आपको भेज देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ, क्योंकि वो देवर जी भी बोल रहे थे तो उनका भी अभी वो बाहर है एक्चुअली, तो कल या परसों आएंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं उनका भी कर देता हूँ, और फिर अपन एक साथ ग्रुप बना देंगे। ठीक है। मतलब जितने भी और भी लोग हैं मेरे साथ जो मतलब बेचर्स में आगे भी आते रहेंगे, उन लोगों के ग्रुप बना देंगे। अगर आपको कुछ भी मतलब किसी को कोई भी क्वेरीज होती है, किसी को कोई न्यूज मिलती है, किसी को कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई ये शेयर करने लायक है, तो उस पर अपन ग्रुप करेंगे सर, ओपन ग्रुप रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि सर मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, सब एक लेवल है सर, कहीं कोई इश्यू नहीं है, हम लोग बिल्कुल फ्रीली उस पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं, है ना। आफ्टर कोर्स भी अगर ऐसा लगता है तो कभी 15 दिन में, महीने में एक आध बार कभी फुर्सत में एक जूम मीटिंग अरेंज कर ली, चर्चा कर ली, कुछ भी। देखिए सर क्या होता है कि कोई भी मन में कोई बात रहती है तो वो दिक्कत है, लेकिन अगर हम ओपन माइंडेड उसको चर्चा कर ले तो हो सकता है कि भाई कई चीजें प्लस होती है, कई माइनस होती है। जैसे दीप्ति जी को पेटीएम बहुत पसंद था 800-900 रुपए में, वो मुझसे कई बार बोलती थी सर ले लूं क्या पेटीएम, ले लूं, मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया, मैंने पेटीएम बिल्कुल नहीं लेना, अब 300-350 आ गया। तो, लेकिन वो भी उन्होंने बोला, चर्चा करी तो ठीक है भाई, अपन ने बोला उनको, लेकिन वो चुपचाप ले ही लेती, तो क्या करते। सही बात है ना, तो उसमें अपन ऐसा ओपन मंच रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी नॉलेज है, जो भी शेयरिंग है। बाकी मेरे पास तो रेगुलर सर शेयर्स आता है, जो भी आता है मैं अपने जो नया ग्रुप बना दूंगा 2-3 दिन मतलब इस क्लास के बाद में, तो उसमें तो मैं रेगुलर डालूंगा कि भाई ये स्टॉक आज का मूवमेंट है, ये रेगुलर में है, तो उसको आप अपने हिसाब से देखिएगा। जैसे अभी मेरे पास आदित्य बिरला से भी आता है, तो आदित्य बिरला का मैं शेयर कर देता हूँ, उसमें 7-8 स्टॉक होते हैं। अब एक बार आपने 2-4 बार आप मत लीजिए, पहले इसको वॉच करिए कि भाई इन्होंने जो रिकमेंड दी थी वो क्या है। तो जैसे अभी पिछली बार 8 में से 5 स्टॉक जो थे वो अच्छे चले थे, पॉजिटिव से मतलब,
तो ऐसे करके एक वो होता है भाई, क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट है, कोई भी है, तो वो भगवान कोई नहीं है, तो वो 100% आप उसको ये नहीं बोल सकते सक्सेस रेट, पर हम ये मानते हैं कि अगर 80% भी सक्सेस है तो वो बहुत अच्छा है ना। तो उसके हिसाब से अपन उसको मैनेज करेंगे। अच्छा करिए, काम करिए सर, बढ़िया है, बहुत पैसा है सर मार्केट में, बस उस पैसे को सही तरीके से करिए तो अच्छी अर्निंग आती है। और सबसे बड़ी बात सर, ये वो काम है जो आप लाइफ टाइम कर सकते हो। भाई रिटायरमेंट के बाद लोगों के साथ एक समस्या होती है कि भाई मैं क्या करूं, ये काम है। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं सर, मतलब ऑफलाइन में, तो वो बोलते हैं कि यार घर में समय काटना मुश्किल होता है, क्या करूं, घर में सारे दिन रहो तो वाइफ बोलती है कि कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास। तो वो सब कारणों से सर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप एक मिनिमम अमाउंट से चालू करो और काम करो इसमें। आज करते हैं सर, उनका टाइम भी पास होता है, घर वाले भी खुश रहते हैं, महीने के 30-40 हजार रुपए कमाते भी है और उसको अपने मर्जी से खर्चा भी कर सकते हैं। घर में कभी कुछ सामान ला देते, कभी पार्टी दे देंगे घर वालों को, कभी कहीं ले जाते घुमाने, तो वो लोग भी खुश है। और सुबह 9 बजे से लेके बिल्कुल 3:30-4 बजे तक उनका टाइम भी आराम से पास होता है सर, और साथ में पैसा भी कमा रहे हैं। सही है। तो ये तो सर ऐसा काम है, लाइफ टाइम आप कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। इसके लिए कोई सेटअप नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए भाई। आप भी, आपका मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है 24 आवर्स, जहाँ मोबाइल है आप उसमें मार्केट में आ जाइए, काम करिए, देखिए बढ़िया। क्योंकि सर देखिए अभी भी मोबाइल तो हम यूज करते ही है पूरे समय, उसमें या तो फेसबुक देख रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं, या व्हाट्सएप देख रहे हैं, उसमें हमको मिलता कुछ नहीं है सर। जो रील बना रहा है वो कमा रहा है ना, जो पिक्चर बना रहा है वो कमा रहा है, लेकिन इसमें अगर हम उतना टाइम दे रहे तो हम खुद डायरेक्ट कमा रहे हैं। तो ये सब है सर, और एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है सर, अपने को अलग से कोई सेटअप नहीं, कुछ कोई टाइम नहीं देना भाई। मार्केट का जो टाइम है उसके अंदर ही होना है। सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, मुश्किल से 18 से 20 दिन का मार्केट होता है, और उसमें भी सर रेगुलर स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं हमारे ज्यादातर क्लाइंट जो जॉब वाले वो ऐसे करते हैं, मेरे साथ के डॉक्टर्स भी हैं, तो वो बोलते हैं यार क्लिनिक में रहता हूँ, हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो भाई वो क्या लेते हैं वो एक बता देते हैं कि भाई सुबह मैंने आज 1000 फला फला शेयर ले लिया, ठीक है भाई ये प्राइस पे। अब वो मैं तो स्क्रीन पे रहता ही हूँ तो मुझे पता ही रहता है, और ज्यादातर तो वो वही लेते हैं जो रिकमेंडेशन होती है कि भाई ये ले लो आप। तो अगर कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोई शेयर 15% 20% एक ही दिन में बढ़ गया, तो उनको बोलते हैं भाई आप एक काम करो, आधा बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो, ताकि कल को अगर वो डाउन भी हो तो आपको लॉस नहीं है। भाई आप 20% अगर आप एवरेज करके करोगे तो आपका बेसिक में बहुत कम हो जाता है प्राइस, तो वो आधा उनका बिकवा देते कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लो। वो खुद अगर ऑनलाइन है तो कर लेते, नहीं होते तो ऑफलाइन वो बोलते हैं कि यार मैं अभी पेशेंट के साथ हूँ, कुछ है बिजी हूँ तो आप भेज दो, तो ऑन बिहाफ ऑफ हम भी भेज सकते हैं अगर वो बोलेंगे तो, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें मैनेजेबल है सर, और इसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। मैं तो भाई अगर मैं बाहर नहीं हूँ तो मैं फिर 9 बजे से मेरा तो चालू ही रहता है प्रोग्राम, है ना सर। मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ अपने क्या क्या चाहिए। ठीक है। अच्छा नीलेश जी, ये नेक्स्ट वीक 20-21 को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, मुझे एक्चुअली नासिक जाना है। अच्छा हाँ, तो शायद मेरी वो 2 क्लास स्किप होगी। 20-21 ना, तो अपन एक काम करेंगे ना, उसको अपन या तो एक दिन का ऑफ करके अपन अगले दिन लाइव मार्केट में ले लेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे, है ना, क्योंकि देखिए बेसिक और शेयर मार्केट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, उसमें कुछ कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब 2 क्लासों में थोड़ा सा एक म्यूचुअल फंड पे कैसा वर्किंग होता है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा, हालांकि आज आपसे काफी कुछ डिटेल हो ही गया, बट एक बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और अपन इसमें टेक्निकल जो है वो किस किस मूवमेंट पे काम करता है, स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट होता है वो किस किस कैटेगरी में होता है, मतलब कुछ बेसिक टॉपिक से 2-3 वो लेके बाकी आपका लाइव डेमो में कर लेंगे। और फिर
एक्सेस तो आपका मतलब लाइफ टाइम है ही, उसमें कोई इशू ही नहीं है। और सीखना सिखाना तो सब देखो चलते रहेगा आशीष जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 24 आवर्स ओपन है। कभी भी ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज में डाउट है या कोई भी चीज अपने को लगती है कि अपन बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल ओपन है सर, कोई इश्यू नहीं है उसमें तो, है ना। मतलब ऐसा, क्योंकि सर देखो अपना ऐसा प्रोफेशनल वाला तो है नहीं कि भाई क्लास खत्म कोर्स खत्म उसके बाद कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं सर। हम तो चाहते भी हमारे जो भी मेरे सर मतलब मैं 92 से कर रहा हूँ, 93 94 के जो क्लाइंट है वो आज भी मेरे साथ काम करते हैं सर, है ना। कई ऐसे सर जो इंश्योरेंस लेना है या म्यूचुअल फंड लेना है वो आज भी मुझे फोन करके पूछते, जबकि वो मतलब ज्यादातर भोपाल के बाहर है, कोई बेंगलोर में है, मुंबई में है, सब कुछ है। तो लेकिन वो टच में रहते हैं सर, कहीं ना कहीं फेथ होता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई हम जो सोचते थे उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है सर। ठीक है ना सर, अपन इसको रहता है, मैं नेक्स्ट उसमें देखता हूँ 21-22 के लिए। हाँ अरेंज करते हैं जैसे 20 एक्चुअली 20 का आई थिंक सैटरडे है, 21 का संडे है, तो वो अच्छा। 2 दिन। हाँ 20 तो को एक्चुअली अभी इसी महीने नहीं तो कोई बात नहीं ना, अपन 20 को क्लास कर लेंगे, 21 को ऑफ करके फिर जब आप आओगे 22 से 23 को तब अपन उसको लाइव सेशन कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं सर, देखो ज्यादा लोग तो है नहीं, है। 3-4 लोग तो है, इसीलिए मैं बहुत छोटे बैच देता हूँ। मैं मतलब यूजुअली क्या होता है कि इतना ज्यादा ऐसा प्रोफेशनली नहीं है सर कि अपने को 20 लोग चाहिए 25 लोग चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सर कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे फोकस करें, क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा मायने रखते हैं सर बजाय मनी के। पैसा तो देखो सर जो है किस्मत में वो कहीं ना कहीं से आता ही है, और रिलेशन को मेंटेन करना, रिलेशन को बनाना वो अपने व्यक्ति के हाथ में होता है सर, कि हम उसको बनाए बिगाड़े जैसा भी है। और पैसे के लिए तो सर रिलेशन कभी खराब नहीं होने चाहिए, मतलब मेरा पर्सनली मानना है ये, है ना सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना तो अपन मैनेज कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है ठीक है, तो सर आप आज शेयर करिएगा, मैं कर लूंगा जी। ठीक है, मैं अगर आप शेयर करिएगा तो मैं कर दूंगा। हाँ हाँ मैं अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर से। ठीक है ठीक, ओके सर, ओके गुड नाइट, गुड नाइट।